नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा देते हैं। राज्यसभा चुनाव में मतदान जो हुआ था, बीजेपी के 2 वोटों का नुकसान बीजेपी को हुआ है। एक विधायक ने क्रॉस वोट किया है तो दूसरे का वोट निरस्त हो चुका है। गोपीलाल जाटव ने क्रॉस वोटिंग की है, जुगल किशोर बागरी का वोट निरस्त हुआ है। अब गोपीलाल जाटव की तरफ से यह सफाई भी पेश की गई है कि गलती से क्रॉस वोटिंग उनसे हो गई थी। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे देते हैं। आपको बता दें, हालांकि गोपीलाल जाटव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव जीतने पर उन्हें बधाई देने के लिए एक पोस्टर भी बनवा लिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था, लेकिन उनका जो वोट है वो क्रॉस हो गया और क्रॉस वोटिंग के मामले को लेकर अब उन्होंने सफाई भी पेश की है। तो आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि लगातार जब से ये रणनीति तैयार हो रही थी तभी से इस बात को लेकर अब जोर आजमाइश शुरू हो चुकी थी। एक के बाद एक नेताओं की ये प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही थी। हालांकि राज्यसभा चुनाव के इस रण को पिछले 3 महीनों के जो सियासी घटनाक्रम हुए उसके जरिए ही समझ लीजिए। क्रॉस वोटिंग कराने के साथ साथ नेताओं को, मान्यों को अपने पाले में लाने की कोशिशें भी कहीं ना कहीं बलवती होती जा रही थी और उसी का नतीजा है कि ये उपचुनाव, माफ कीजिएगा, ये जो उपचुनाव की नौबत आई है और ये राज्यसभा के चुनाव आज जिन परिस्थितियों में, जिस सिनेरियो में देखने को मिल रहे हैं, वो शायद उसी का नतीजा भी है। और यही वजह है कि अब जब क्रॉस वोटिंग हुई तो फिर सवाल खड़े होना लाजमी है। तो फिर अपनी तरफ से की सफाई यहां पर गोपीलाल जाटव की निकलकर सामने आ रही है और वो कह रहे हैं कि गलती से क्रॉस वोटिंग हो गई। तो चलिए चर्चा करते हैं। हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारी सहयोगी रंजना भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दोनों से चर्चा करेंगे। रंजना, मैं आपके पास पहुंचू चुकी बैठक को लेकर अपडेट लेने के लिए। इससे पहले शरद से इस बड़ी खबर को लेकर एक कमेंट लेना चाहूंगा। शरद, सफाई भी तुरंत आ गई, उससे पहले पोस्ट भी आ गया था बधाई देने का, ये स्ट्रेटेजिकल तो नहीं है? देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल देखिए खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह रही कि क्रॉस वोटिंग की गई, क्योंकि वही विधायक जो बधाई संदेश, बधाई के पोस्टर जारी कर रहे हैं और वही अगर क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं तो फिर ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार क्यों ये क्रॉस वोटिंग की गई है, क्या इसके पीछे का मकसद था। हालांकि जैसा कि आपने कहा भी कि गोपीलाल जाटव की ओर से ये सफाई आई है कि उनसे गलती हो गई, गलती की वजह से वो जो वोट उनका था वो क्रॉस वोट हो गया है और उसको लेकर अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में ये गलती थी या फिर जानबूझकर किया गया कोई काम था? क्योंकि ये होने के बाद, जैसा कि आप बता भी रहे थे, देखिए हम कुछ वक्त बात कर रहे थे कि तमाम जो ट्रेनिंग के सिलसिले हैं वो चले हैं, केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं, उन्होंने बताया कि आखिरकार वोट कैसे देना है, क्या करना है। उसके बावजूद भी अगर ये बात होती है तो भले ही विधायक जी ये कहें कि गलती हो गई और भले ही उनकी ओर से पोस्टर जारी कर दिए जाएं बधाई के, लेकिन सियासी तौर पर सवाल खड़े होंगे और ये सवाल अब कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से भी खड़े किए जाएंगे कि देखिए खुद इनकी बीजेपी के घर में ही जो विधायक है उनमें नाराजगी है और किस तरीके से विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। हालांकि जो दूसरा वोट है विधायक का, वो ये बताया जा रहा है कि वो निरस्त हुआ है क्योंकि वो गलत तरीके से वोट किया गया था, इसलिए क्रॉस वोटिंग की बात एक ही वोट की सामने आ रही है और उसमें भी जो गोपीलाल जाटव गुना से आते हैं उनकी ओर से ये बात सामने आ रही है कि क्रॉस वोटिंग की गई है। बिल्कुल, वाकई में अब माननी के द्वारा मतदान में इस तरह की गलती होना कई सवाल खड़े करती है और अब इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है, उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं, कार्रवाई होती है, आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि पूछताछ होगी। खैर, साथ में रखें रंजना, कांग्रेस खेमे में आखिर किस तरह की हलचल है? बैठकों का दौर अब फिर से शुरू हुआ है, क्या मंथन चल रहा है? आज दिपेश, बिल्कुल कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर यह बैठक हो रही है और अब यहाँ पर जिस तरह से जो विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं और बैठक शुरू हो चुकी है। और ये जो बैठक है इसमें अब इससे पहले जो बैठकें हो रही थी तो राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही थी, लेकिन अब जो पूरा फोकस है वो उपचुनाव पर है, क्योंकि अब जो हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन 24 सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है। ऐसे में उपचुनाव को लेकर अब कांग्रेस का पूरा फोकस है कि वहां पर वो अपनी जीत
दर्ज करा सके, क्योंकि भाजपा की स्ट्रैटेजी पहले बहुत ज्यादा राज्यसभा चुनाव के बाद पूरा फोकस भी हो, राज्यसभा चुनाव के साथ भाजपा ने जो उपचुनाव में किस तरह की उनकी रणनीति रहेगी उस पर भी तमाम लोगों विधायकों के साथ और वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने चर्चा भी की। ऐसे में अब कांग्रेस का पूरा फोकस 24 सीटों पर है। ऐसे में जिन भी 24 सीटों पर उपचुनाव होना है वहां पर विधायकों की टीम तैयार की जाएगी और विधायकों की टीम वहां पर देखेगी कि आखिर किस तरह से वहां पर प्रचार प्रसार किया जाएगा, किन मुद्दों को वहां पर उठाया जाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो विकास के मुद्दे को लेकर चलेगी, खास करके ग्वालियर चंबल इलाके में, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें वही है जहां पर उपचुनाव होना है। ऐसे में वहां पर जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे है उसका निर्माण भी होगा और इसी विकास की तर्ज पर वो जनता के बीच भी जाएगी। साथ ही जो कांग्रेस की एक साल के कार्यकाल में जो भी कमियां थी, जो भी खामियां थी, उनको भी जनता के बीच में लेकर जाएगी। ऐसे में अब कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी, किस तरह से सरकार गिराई, क्योंकि बार बार पीसीसी चीफ कमलनाथ कह चुके थे उनकी कोई गलती नहीं थी, तो इन तमाम बातों को भी जनता के बीच तक लेकर जाया जाएगा। यानी अब पूरा फोकस जो कांग्रेस का है वो उपचुनाव पर है और उपचुनाव की 24 सीटों को लेकर यहाँ पर मंथन चल रहा है कि कौन कौन से जो विधायक हैं जिनको 24 सीटों पर जिम्मेदारी दी जाएगी वो किन मुद्दों को वहां पर उठाएंगे और यहाँ पर कब से वो उन सीटों पर जाकर मोर्चा संभालेंगे और फिर उसके बाद कोई एक वरिष्ठ व्यक्ति को यहाँ पर बिठाया जाएगा, चाहे वो खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ होंगे, जिनको सारे विधायक रिपोर्ट करेंगे और हर जो रिपोर्ट के बाद सब बातों का, समस्याओं का बारीकी से मंथन किया जाएगा और उपचुनाव की रणनीति पर इस बार जो है कांग्रेस अभी से जुट गई है। दीपेश, बिल्कुल कांग्रेस की अब रणनीति तेज होती नजर आ रही है। साथ में रखे रंजना, चूंकि पिछली बैठकों में जो नाराजगी का दौर देखने को मिला था वो आज तो नहीं है, उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। शरद, विधानसभा में इस वक्त काउंटिंग चल रही है, उसको लेकर अगर कोई अपडेट को तो वो बताइएगा, लेकिन साथ ही साथ मेरा एक सवाल ये भी है, क्योंकि कांग्रेस में जब बैठकों का दौर चल रहा है तो बीजेपी में भी इस तरह की कवायतें शुरू हो चुकी हैं। नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा के बीच हो रही है मुलाकात, आखिर मंत्रिमंडल विस्तार, उपचुनाव या फिर कई किसी और मसले को लेकर नजर आ रही है? देखिए, उस मुलाकात को वैसे कहा तो ये गया कि सौजन्य भेंट है। नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ आए हुए थे काफी वक्त के बाद में, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था और मंत्रिमंडल जब यहाँ पर बना, 5 मंत्री बने, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री बने, तो उसके बाद में वो यहाँ आए नहीं थे और जब आए तो फिर उनके बंगले पर उनकी एक सौजन्य मुलाकात हुई। लेकिन देखिए, जब 2 बड़े नेताओं की मुलाकात होती है तो फिर वो सिर्फ सौजन्य रह नहीं जाती, कहीं ना कहीं उसमें आने वाले भविष्य की जो रणनीति है सियासी तौर पर पार्टी के लिहाज से वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। और यही वजह है कि आज जब मुलाकात हुई दोनों नेताओं की तो फिर ये माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग में जो उपचुनाव की रणनीति है उसको लेकर मंथन किया गया है दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों ही उसी संभाग से आते हैं, उसी इलाके से आते हैं और वहाँ की कद्दावर राजनीति में अपनी स्थिति रखते हैं। तो इस लिहाज से इस मुलाकात को अहम माना जाना चाहिए, क्योंकि उपचुनाव की 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग से आती हैं और नरोत्तम मिश्रा को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वहाँ पर बीजेपी के जो नेता हैं जिनमें कहीं ना कहीं नाराजगी है उनको उनसे होने वाले डैमेज को कंट्रोल किया जाए। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार नरोत्तम मिश्रा वहां प्रवास कर रहे हैं और तमाम नेता, चाहे वो जयभान सिंह पवैया हो, माया सिंह हो, अनूप मिश्रा हो, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो नाराज हो सकते हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और पार्टी को कहीं ना कहीं वहां पर मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर इस मुलाकात को जोड़कर देखेंगे तो निश्चित ही इसके सियासी मायने निकलेंगे जो उपचुनाव की रणनीति से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल शरद, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल जरूर लूंगा कि जब एक तरफ नरेंद्र सिंह तोमर इस पूरे मसले को लेकर और जो वहां नाराजगियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के समर्थकों के पोस्टर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर न होना भी कई सवाल खड़े कर रही थी प्रदेश में। आऊंगा आपके पास, रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, जिस नाराजगी का जिक्र हम कर रहे थे पिछली बैठकों के में, क्या वो आज भी देखने को मिल रही है या आज तमाम कांग्रेस के माननीय इस बैठक में मौजूद हैं? जी दिपेश, बिल्कुल। जब पहले राज्यसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बैठक में हुई थी और वहां पर कुछ विधायक नदारत थे तो उनका यही कहना था कि वो बैठक में पहुंच नहीं पाए, लेकिन आज जिस तरह से मतदान का दिन था तो सारे विधायक राजधानी भोपाल में ही मौजूद है। तो ऐसे में अभी जो ज्यादातर विधायक है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और नाराजगी की जहां तक बात है, जो विधायक लक्ष्मण सिंह है उनकी नाराजगी हमेशा देखने को मिलती थी और जब राज्यसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी बैठक हो रही थी तब भी वो कुछ ही देर के लिए यहाँ पर आए थे और सिर्फ उपस्थिति दर्ज करा के यहाँ से निकल गए थे। ऐसे में अभी
पार्टी का पूरा फोकस यही होगा कि जो विधायक है, जब खास करके उपचुनाव सर पर होंगे, तब ऐसे में किसी भी विधायक की नाराजगी सामने खुलकर ना आए, इसी स्ट्रेटजी पर खासकर को कांग्रेस को सबसे पहले काम करना होगा, क्योंकि यही एक बात है जो नाराजगी का फायदा या फिर गुटबाजी का फायदा भारतीय जनता पार्टी हमेशा उठाती है और इसी बात को लेकर वो अपनी रणनीति पर काम भी करती है। ऐसे में कांग्रेस को इस बारे ये रणनीति बनानी होगी कि उनके यहाँ पर अनुशासनहीनता ना हो, साथ ही गुटबाजी ना हो और एकजुटता के साथ जो सारे विधायक हैं वो उपचुनाव की तैयारियों में जुटे, उपचुनाव की सीटों पर प्रचार प्रसार में जुटे। क्योंकि कांग्रेस के लिए इसलिए एकजुट होना होगा दीपेश, क्योंकि 24 सीटें ही कांग्रेस को जीतनी है और 24 सीटों का जीतना कांग्रेस के लिए बड़ा टफ टास्क है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 107 विधायक है संख्या बल के हिसाब से, उनको सिर्फ 9 विधायक उपचुनाव में जीत के 9 सीटें सिर्फ उपचुनाव में जीत के लिए चाहिए। ऐसे में उनके लिए बहुत कम मुश्किलें हैं, लेकिन कांग्रेस को अपनी रणनीति बहुत चुस्त तरीके से बनानी होगी ताकि वो 24 सीटों पर जीत दर्ज करा सके। तभी जिस तरह की वो बातें कर रही है कि वो जीतकर वापस फिर से सत्ता में काबिज होगी और एक बार फिर से जो पीसीसी चीफ हैं कमलनाथ वो मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे, तो इसके लिए उनको बहुत फूक फूक कर कदम रखने होंगे, सब विधायकों को एकजुट करना होगा। 24 सीटों पर जो प्रचार प्रसार की रणनीति है, जनता के बीच जिन मुद्दों को लेकर जाने की रणनीति है, वो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग बनानी होगी और एक तरह से उपचुनाव के लिए वैसी ही कमर कसनी होगी जैसी उन्होंने इलेक्शन के लिए कसी थी। तो एक कुल मिलाकर कांग्रेस के सामने अभी बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, क्योंकि अगर भाजपा में पार्टी हाईकमान कुछ निर्देश देती है तो सारे विधायक, अगर कोई नाराजगी भी होती है उनकी, तो वो खुलकर सामने नहीं आ पाते, महत्वपूर्ण है कि इस नाराजगी को समय रहते दूर करना होगा और अगर वो दूर नहीं हुई तो फिर उपचुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण जानकारी को दर्शकों के साथ साझा किया। सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक एक बार फिर शुरू हो चुकी है और ये बैठक चल रही है, इसमें रणनीति तैयार की जा रही है आने वाले उपचुनाव को लेकर। उपचुनाव में पार्टी के मुद्दे क्या होंगे, किस तरह से पार्टी इन उपचुनाव के मैदान में उतरने वाली है, इन तमाम विषयों को लेकर बातचीत इस वक्त इस विधायक दल की बैठक में चल रही है, स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है। तो वहीं बात अगर बीजेपी की जाए तो बीजेपी भी इन तमाम कवायदों में लगातार जुटी हुई है। एक और बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए यह भी नजर आ रही है, फूल सिंह बरैया जिन्हें प्रथम वरीयता न दिए जाने का मुद्दा बीजेपी उठा रही है और इसे उपचुनाव में बुनाने की कोशिश में भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस ग्वालियर चंबल अंचल में 16 सीटें हैं वहां पर वोट बैंक कहीं ना कहीं जातीय समीकरण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण नजर आता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो फिर फूल सिंह बरैया के मुद्दे को इस तरह से बीजेपी का उठाना और उसे भुनाने की कोशिश में लग जाना उपचुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब कांग्रेस की इसको लेकर स्ट्रेटजी क्या होगी, रणनीति क्या होगी, किस तरह से कांग्रेस इसका जवाब देती है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, इस वक्त आपके पास क्या ताजा अपडेट फिलहाल? जी बिल्कुल, जो अभी काउंटिंग थी 5 बजे जो शुरू हुई थी वो लगातार जारी है और नए नए अपडेट जो है अभी दीपेश निकल के लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से काउंटिंग का सिलसिला शुरू हुआ वो तमाम बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, तमाम जो राज्यसभा के उम्मीदवार थे उनके जो एजेंट जो पोलिंग एजेंट थे, इसके अलावा जो उनके उम्मीदवार थे, वो तमाम लोग अभी वहीं पे मौजूद हैं। तो काउंटिंग में जो रिजल्ट और जो रुझान आते जा रहे हैं वो वही रुझान है जो पहले लगातार जो तस्वीर साफ हुई थी, उसी के तहत एक जो सीट थी वो कांग्रेस के पास और 2 सीटें बीजेपी के पास। लेकिन अभी जो अपडेट निकल के सामने आया कि ये खबरें आ रही थी कि 2 वोट जो है बीजेपी की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है, लेकिन अभी जो अपडेट मिला है उसके अनुसार एक वोट गलत डला था, यही कारण है कि उस वोट को निरस्त कर दिया गया। जुगल किशोर बागरी का ये वोट बताया जा रहा है। जी। गोपीलाल जाटव ने क्रॉस वोटिंग, इस तरीके के सूत्रों के हवाले से फिलहाल बिल्कुल, तो लगातार कहीं ना कहीं अपडेट निकलकर सामने आ रखे हैं। मनोज साथ में रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। और उस वक्त सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, काउंटिंग लगभग अब उस तरफ रुख करती हुई नजर आ रही है जो परिणाम का इंतजार सभी को, और लगभग वो परिणाम स्पष्ट भी है कि आखिर क्या रहने वाले हैं। मगर सवाल क्रॉस वोटिंग को लेकर, आखिर पहले एक पोस्ट आ जाना जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई दे देना और ऊपर से फिर क्रॉस वोटिंग होना, उस पर सफाई पेश करना कि गलती से हो गई, इसे क्या समझा जाए?
देखिए, ये बहुत आपत्तिजनक मामला तो है वाकई बीजेपी के लिहाज से, यदि हम कहें तो। और ये जो कार्रवाई का आधार सस्पेंशन तक बनता है दीपेश, ये देखना होगा कि पार्टी इस पर एक्शन क्या लेती है। अफोर्ड नहीं कर पाएगी संभवतः सस्पेंशन, क्योंकि पार्टी विप के अगेंस्ट जाके वोट करना, या तो अपना वोट खराब कर देना या अगेंस्ट वोट कर देना, दोनों ही एक तरह से ये माना जाता है कि जो आपका उद्देश्य है वो दूषित था। अब देखना यह है कि बीजेपी जिस स्थिति में खड़ी है, कोई कंप्लीट मेजोरिटी उसके पास है नहीं, और कांग्रेस भी बहुत आक्रामक है। कमलनाथ की रणनीति इस तौर पर सही कही जाएगी कि एक भी एमएलए से मिलने नहीं दिया गया उन्हें, और यदि वो दूर बैठ के कांग्रेस इस पोजीशन में आ जाती है कि दो लोगों को हिला दे, तो फिर आप अंदाज लगाइए कि जब ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा और ये असंतोष बढ़ेगा तो किस शक्ल में चला जाएगा ये। तो ये वाकई बीजेपी की पेशानी पर बल डालने वाली खबरें तो है। ये देखना जरूर दिलचस्प होगा कि पार्टी इसमें करती क्या है। मुझे डाउट है कि कोई कठोर एक्शन वो इस समय अफोर्ड करने की पोजीशन में भाजपा है, लेकिन देखते हैं कि क्या होगा। ये असंतोष को झलकाता है। एक लाइन में यदि मैं कहूं तो ये है कि वो असंतोष जिसका जिक्र लगातार कांग्रेस कर रही थी वो सतह पर आता हुआ दिख रहा है, और उसी असंतोष को ये झलकाता है दीपेश। लेकिन प्रवीण जी, अब जिस असंतोष का जिक्र बार बार हो रहा है वो उपचुनाव पर किस तरह का असर डालेगा? चुनाव पर बहुत असर डालेगा। ऐसे असर डालेगा चुनाव पर कि अभी दबाव बनेगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कि वो कैबिनेट रिसफल करें, क्योंकि सिंधिया के लोगों को एकोमोडेट करना है। और कैबिनेट रिसफल जब होगा तो आप देखिए कि संख्या बल जो है वो उतना नहीं है बीजेपी के पास कि वो तमाम उस तरह के मंत्री बना सके। तो जाहिर सी बात है पार्टी के अंदर के लोग असंतुष्ट होंगे। कुछ लोगों का तो हम बयान लगातार न्यूज 18 दिखा भी रहा है, जिनमें दीपक जोशी भी हैं, जिनमें बाकी के नेता भी हैं, लाल सिंह आर भी हैं। ये सब लोग असंतुष्ट तो हैं ही। और फिर जो मंत्री नहीं बनेंगे उस इलाके के होंगे, और अगर मंत्री नहीं बनेंगे तो ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि रास्ता तो खुद बीजेपी ने दिखाया कि तोड़फोड़ भी की जा सकती है। बीजेपी ने दिखाया कि आप रिजाइन करके भी सामने वाली पार्टी की सरकार गिरा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उथल पुथल भरे दिन होंगे आने वाले दौर के बीच। बिल्कुल प्रवीण जी, गोपीलाल जाटव, जैसा कि जो मेरा पहला सवाल था उसी को एक बार फिर से मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं कि पहले एक पोस्ट कर देना, उसमें बधाई दे देना और फिर क्रॉस वोटिंग कर देना और उसके लिए एक सफाई का मैसेज डाल देना कि गलती से हो गई, तो क्या ये एक स्ट्रेटेजिकल हो सकता है कि अपना विरोध भी दर्ज करा लिया कि हम माननीय के आने से खुश नहीं हैं और दूसरी तरफ पार्टी के हितैषी भी हो गए? दरअसल खिंचाई हो चुकी थी दीपेश, मैं बताऊं कि बहुत पहले ही ये आ गई थी और सोर्सेज के जरिए खबरें आ गई थी, दोनों नाम आ गए थे। बागड़ी को लेकर ये एक्सक्यूज बीजेपी के नेता दे रहे थे, जो बड़े सोर्सेज हैं बीजेपी के, वो के उन्होंने निशान जो है वो गलत लगाया, जो एक खड़ा या आड़ा कुछ इस तरह का निशान लगाना होता है। मुझे ठीक से उसकी जानकारी नहीं है कि निशान किस तरह लगता है, लेकिन ये कहा गया कि उनसे निशान गलत लग गया। और इनकी भी खिंचाई, दोनों एमएलए की खिंचाई हो चुकी थी, एक्सपोज हो चुके थे गिनती गणना से पहले ही, बहुत पहले ये दोनों का पता चल गया था। तो मजबूरी थी ये दिखाना कि नहीं ये अभी साथ हैं और इनसे जो हुई है वो चूक की शक्ल में हुई है, लेकिन ये चूक नहीं है दरअसल। और ये एक तरह की रणनीति है, सोची समझी, ये वो असंतोष है, जाहिर सी बात है, जो धीरे धीरे सतह पर आ रहा है, जो मैं अभी पहले भी कह चुका हूं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि आखिर कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही के तौर पर इसे देखा जा सकता है, एक बड़ी चूक के तौर पर इसे देखा जा सकता है, रणनीतिक का हार भी यहां पर यह नजर आती है। और अगर इस तरह के व्हिप जारी होने के बाद अगर इस तरह से क्रॉस वोटिंग होती है तो फिर उस पर कार्रवाई बड़ी भी हो सकती है, लेकिन हालांकि उन्होंने कहा कि कार्रवाई बीजेपी करेगी ऐसा लगता नहीं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और लगातार राज्यसभा के रण की काउंटिंग चल रही है, मतदान हो चुका है, दिन भर से चुनावी सरगर्मी देखने को मिल ही रही थी और अब काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है। काउंटिंग की प्रक्रिया में अब परिणाम का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर किसे कितने वोट मिले हैं। ये तो लगभग तय है कि आखिर कौन कौन राज्यसभा पहुंच रहा है। बात अगर की जाए तो बीजेपी की तरफ से दोनों प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी दोनों की उच्च सदन पहुंच रखे हैं, तो फिर कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह का उच्च सदन एक बार फिर से जाना फाइनल माना जा रहा है। परिणाम आने बाकी है, लेकिन उससे पहले की जो सियासी सरगर्मियां थी, जो
ये कह लीजिए कि आंकड़ा था, वो स्पष्ट इस बात को कर रहा था कि लगभग ये तय है। और अब जो काउंटिंग के पहले खबरें निकलकर सामने आ रही है, चाहे क्रॉस वोटिंग की, क्योंकि लगातार दोनों राजनीतिक दलों को क्रॉस वोटिंग का ही एक डर था, या ये कह लें कि उसी की एक उम्मीद थी, डर इस बात का कि कहीं हमारे तरफ से क्रॉस वोटिंग ना हो जाए और दूसरे राजनीतिक दल को फायदा ना मिल जाए। तो वो भी अब धीरे धीरे स्पष्ट हो चुका है। क्रॉस वोटिंग हुई है बीजेपी की तरफ से, लेकिन वो एक वोट की क्रॉस वोटिंग हुई है और उसमें भी सफाई ये दी जा रही है कि वो गलती सी हो गई, एक वोट का और नुकसान हुआ है, वो निरस्त हो गया है, ये भी बताया जा रहा है। और ये सब तब हो रहा है जब केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से पर्यवेक्षक आते हैं, मॉक पोल करवाया जाता है, प्रॉपर समझाया जाता है, बताया जाता है कि किस तरह से आपको मतदान करना है। उसके बाद इस तरह की स्थिति निर्मित हो जाती है कि माननीय की तरफ से अपना वोट गलत पड़ जाता है, एक क्रॉस वोटिंग हो जाती है और दूसरा जो निशान लगाना है उसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो फिर ये 2 वोट का नुकसान बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब इससे एक कदम आगे दोनों राजनीतिक दल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक कदम आगे इस लिहाज से बढ़ रहे हैं कि इन राज्यसभा चुनाव के बाद उपचुनाव की सरगर्मी और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक इस वक्त चल रही है और कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आने वाले उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। चर्चा चरम पर है कि आखिर किस तरह से किन मुद्दों को लेकर उपचुनाव के मैदान में उतरना है। इसके अलावा बीजेपी के तमाम दिग्गज जब दिल्ली से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे हों तो फिर चर्चा उपचुनाव के साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार पर भी होनी शुरू हो चुकी है और अब उसका क्या रुख होगा, वो आखिर किस तरफ जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सामंजस्य बैठाने की है, क्योंकि जो 22 कांग्रेसी सदस्य बीजेपी में आए हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण। और इस वक्त गोपीलाल जाटव हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जाटव साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जो चर्चा चल रही है क्रॉस वोटिंग की, आखिर किसी तरह की कोई नाराजगी? नहीं, हमारी काहे की नाराजगी? हमारी नाराजगी क्यों होगी? जो हमारी भारतीय जनता पार्टी से और हमको जो मतदान है, जो आदेश मिला पार्टी का, हम जो है ना महाराज सिंधिया जी को वोट दे करके आ रहे हैं। तो जो चर्चा है, जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि आपका वोट क्रॉस हुआ, तो उसके बारे में आपको कोई जानकारी, पार्टी ने आपसे कोई बातचीत की? नहीं, हमारे से कोई पार्टी ने कुछ नहीं पूछा और न पार्टी से बात हुई। हम वोट देकर के आ रहे हैं, फिर क्या बात है? नहीं, आपने वोट दिया, लेकिन फिर वो क्रॉस वोटिंग कैसे हो गई, कुछ अभी आपको भी जानकारी मिल पाई? नहीं मिली। हमको क्या मालूम जो है मतदान किसने किया और किसने दिया है? हमने तो हमारा वोट तो हम जो है ना सिंधिया जी को देके आ रहे हैं। जी, आपने पहले एक पोस्ट भी कर दिया था, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा का सांसद चुने जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं, और फिर दूसरी तरफ आपका वोट क्रॉस हो जाता है, तो ये कहीं कोई जी हमने कोई क्रॉस वोट नहीं जी, हमारा वोट जो है सिंधिया जी को गया, सिंधिया जी को देके आ रहे हैं। लेकिन चर्चा तो यही है कि आपका वोट सिंधिया जी को नहीं जा पाया, इसीलिए उनके वोट कम हो गए, 55 हो गए उनके। अब कोई चर्चा जो है ना, कोई कुछ भी करता रहे, उससे हमें क्या लेना देना? नहीं, काउंटिंग में तो यही निकलकर सामने आ रहा है ना जाटव साहब? नहीं नहीं नहीं। तो फिर आपने एक सफाई दी है, उसमें कहा कि गलती से क्रॉस वोटिंग हो गई, वो क्यों दी गई? नहीं, हमने कोई सफाई नहीं दी, हमने किसी को नहीं बताया जी। हम तो जो कह रहे हैं महाराज को वोट दिया, सिंधिया जी को। अच्छा, सिंधिया जी के बीजेपी में आने से कोई नाराजगी तो नहीं थी, इस वजह से क्रॉस वोटिंग का संदेश दे दिया? सिंधिया जी के आने से मुझे अपार खुशी हुई, तो दिवाली जैसा त्योहार मनाया। मैं तो जाना मतदाना महल से शुरू से जुड़ा हूँ, श्रीमंत राजमाता साहब सिंधिया जी के समय से। नहीं तो जाटव साहब, ये बताइए ना, एक सफाई आपकी निकलकर सामने आई जिसमें आपने कहा कि गलती से क्रॉस वोटिंग हो गई। नहीं, मैंने नहीं कहा। तो फिर कहां से ये सब शब्द निकलकर सामने आए? पता नहीं। तो बिल्कुल आपने कतई क्रॉस वोटिंग नहीं की, गलती से भी नहीं हुई? नहीं की, नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही सामने नहीं। अच्छा, पार्टी से कोई बातचीत हुई? पार्टी ने आपको कुछ कहा? नहीं, पार्टी ने हमारे से कुछ पूछा नहीं और न पार्टी से हमने कुछ बोला। अच्छा जाटव साहब, एक और चीज में ये भी, जुगल किशोर बागरी जी का वोट निरस्त हुआ, ये आपको पता है, कोई जानकारी है? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है।
2 वोट क्योंकि पार्टी को नुकसान 2 वोटों का उठाना पड़ा, क्या एक आपका नाम क्या है और एक जुगल किशोर जी का नाम क्या है? नहीं, वो नाम मेरा जो है मतलब ना, मैं तो जो है ना महाराज सिंधिया जी को वोट देते आ रहा हूँ। मेरे तो जो है ना महल से जो है ना बहुत पारिवारिक संबंध है, जो है ना सन 90 से राजमाता साहब के समय से, और महाराज से ही मेरे बहुत पारिवारिक संबंध है। पार्टी ने मॉक पोल की एक ट्रेनिंग दी थी, उसके बाद भी क्रॉस वोटिंग हो जाना कोई गलती? अब ये इसके लिए जो मतलब ना 106-8 विधायक हैं, अब उसके लिए अपन क्या कह सकते हैं? नहीं, आपकी तरफ से तो नहीं हुई ना? नहीं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता देते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और मेरे जैसा कार्यकर्ता और मेरे जैसा आदमी है ना, जिससे जो है ना मतलब ना मैं निष्ठा से जो है ना पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ जी। नहीं, आप निष्ठा से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब वो क्रॉस वोटिंग आपकी तरफ से हो गई है, वो गलती से हुई है, कहीं कोई परेशानी हो गई है तो वो पता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके नाम को लेकर कोई इस तरह से दुष्प्रचार कर रहा हो? अब उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं तो फिर परेशानी तो आपकी खड़ी हो जाएगी ना। मैं तो जो है ना पार्टी से निष्ठा से जुड़ा हूँ, और पार्टी जो है मतलब ना जिसको जो है ना मतलब ना बता देती है कि इनको वोट करना है आपको, उनको वोट किया महाराजा सिंधिया जी को। नहीं जाटव साहब, आपके क्षेत्र में अगर ये मैसेज जा रहा होगा कि गोपीलाल जाटव की तरफ से क्रॉस वोटिंग हो गई है, तो इसका उपचुनाव पर तो गलत प्रभाव पड़ जाएगा। अरे सवाल ही सामने नहीं है, जब मेरे तरफ से हुआ ही नहीं है तो काय का प्रभाव पड़ेगा? नहीं, जब आप वोटिंग करने पहुंचे थे तब तो कोई गड़बड़ी नहीं हो गई गलती से कहीं किसी की तरफ? कोई गड़बड़ नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं। पहली बार वोट नहीं दिया मैंने जी राज्यसभा में जो है ना, और जो है ना राष्ट्रपति जी को 3-4 बार तो राष्ट्रपति जी को वोट दे चुका मैं। तो इसीलिए तो फिर अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जब इतना अनुभवी नेता की तरफ से अगर इस तरह की कोई गलती हो जाए या फिर जाने अनजाने हो जाए, नहीं तो फिर सवाल यही ना कि कोई दुष्प्रचार तो नहीं कर रहा है, ये मेरा एक बड़ा सवाल था कि कहीं आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं है। अब अपन किसका कह सकते हैं, कौन का कह सकते हैं, किसका नाम ले सकते हैं? नहीं, आपको कहीं कोई संशय हो, कोई संदेह हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तो जो बताना किसी का नाम नहीं लूंगा, और जो कैसा है मैं जो नाम नहीं लूंगा मतलब है कहीं कोई तो परेशानी नहीं, है? मैं बार ये कह रहा हूँ कि मुझे पार्टी ने आदेश दिया कि आपको जो मतदाना महाराज सिंधिया जी को वोटिंग करना है, वो करके आ रहा हूँ मैं जी, होना आ गया जी। लेकिन क्या करें, आपका वोट तो खराब हो गया, अब उनके काम नहीं आ पाया। खैर आप तो काम आएंगे ना सिंधिया जी के? नहीं, खराब कैसे होगा? जब मैंने वोट दिया तो खराब कैसे हो जाएगा? रिजेक्ट हो गया सर, क्रॉस वोटिंग हो गई और बागरी साहब का रिजेक्ट हो गया। नहीं, सवाल ही नहीं है। नहीं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, फिर आपका वोट अगर सिंधिया जी के काम नहीं आ पाया, आप तो काम आएंगे ना पार्टी के? मैंने अपना वोट जो है ना महाराज सिंधिया जी को दिया है। जाटव साहब, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, वोट काम नहीं आ पाया, आप सिंधिया जी के काम जरूर आएंगे? नहीं, वोट क्यों नहीं आया काम में? वोट काम में आया है। सिंधिया जी का मैंने मतलब आज 30 साल से संबंध है राजमाता साहब सिंधिया जी के टाइम से जी। चलिए, खैर बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और खुलकर अपनी बात रखने के लिए। और अपनी एक बात पर लगातार गोपीलाल जाटव जी अड़े हुए थे कि उन्होंने बिल्कुल भी क्रॉस वोटिंग नहीं की है, उन्होंने श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया को वोट दिया है। श्रीमंत शब्द इसलिए मैं आपको बता दूं, मैंने भी इसका इस्तेमाल किया क्योंकि लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों की तरफ से इस शब्द का इस्तेमाल, उनके समर्थकों की तरफ से इस शब्द का इस्तेमाल उनके लिए हमेशा किया जाता रहा। और अगर श्रीमंत शब्द का इस्तेमाल यहां पर गोपीलाल जाटव कर रखे थे तो वो इस बात को भी स्पष्ट कर रहे थे कि वो बेहद करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया के हैं। खैर, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।